Hey guys, welcome to my channel. I'm Mehak and you're watching me on the channel your helper-Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 10th है जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट वीडियो में हमने वो शुरू किया था। उसका पहला पार्ट था जो अल्कली मेटल्स से हमने कंप्लीट किया था। सो आज हम उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इस टॉपिक्स में जो इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस, देयर डायगोनल रिलेशनशिप एंड यूजेस ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड। सो हियर इज़ अ पीरियोडिक टेबल एंड जो हमारा कल जो फर्स्ट ग्रुप था राइट उसे हमने कल डिस्कस किया था। आज बारी है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस करने की। इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। व्हाट वी से इट, अल्कलाइन earth metals, as I've already told you in the previous video. So these are called alkaline earth metals. These are as follows. This is called beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So today we are going to discuss about them, their properties, their reactions and all the other things and their uses also. So इसको याद करने के लिए मैं आपको छोटी सी राइम बता देती हूँ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। So let's move on. Here are the general characteristics of alkaline earth metals. So यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इसकी जो है हमारे पास, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है लाइक बेरिलियम है राइट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इट्स 4 एटॉमिक नंबर राइट। तो इसकी अगर हम वैलेंसी करेंगे 2 इसकी वैलेंसी 2 आएगी, मतलब आउटर मोस्ट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली ऑफ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 12 होता है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 एंड 2 राइट। आउटर मोस्ट में इसके पास कितने हैं 2। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर, 2 8 8 एंड 2। आउटर मोस्ट में इसके पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे ही है इन सब के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ग्रुप 1 था तो उसके पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी जो ये है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो एस में कितने और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं हम 2। सो एस की जो हम इसलिए हम NS2 इसकी वैलेंसी लिखते हैं। वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने वैलेंसी कल जनरल वैलेंसी देखी तो 1 2 थी, NS12। ग्रुप 1 के लिए इसकी वैलेंसी हो जाती है NS1 एंड ग्रुप 2 के लिए इसकी वैलेंसी हो जाती है NS2। इट इज़ द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे N आप वैलेंशियल भी कह सकते हैं या फिर आप नोबल गैस को भी यहाँ पे नोबल गैस आगे आप लिख सकते हैं, नियॉन, आर्गन, यू नो दे कैन बी यूज्ड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं बेरिलियम की है। बेरिलियम को हम बेरिलियम के पहले हीलियम जो है वो हमारे पास नोबल गैस आती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एंड बेरिलियम। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद 2s2 लगाकर ये बन गई बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। उसके आगे अगर हम नोबल गैस लगा दें तो वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो और भी ज़्यादा करेक्ट मानी जाती है। ऐसे ही हम मैग्नीशियम के पहले कौन सी जो आती है हमारे पास नोबल गैस आती है वो है नियॉन, इसीलिए हमने सिमिलरली यहाँ पे नियॉन को आगे लगाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। सिमिलरली कैल्शियम के आगे आर्गन आती है तो आर्गन की हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसके आगे s ऑर्बिटल वाले लिखे हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी सी इंट्रो। एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, सो द जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस इनटू NS2 as I've already told you. So our next characteristic is atomic and ionic sizes. So इनके जो atomic and ionic sizes होते हैं वो smaller होते हैं as compared to the alkali metals. Like the periodic table, like हमने जो पिछला ये periodic table देखा था तो उसमें हमने देखा था कि मैंने आपको last video में बताया कि atomic size when we move along a period horizontally it decreases, right? It has a decrement in it. But when we move along a group, it has an increment in it, right? So उससे डिक्रीमेंट के कारण अभी इसका साइज अगर थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे इसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर सोडियम का बड़ा है तो मैग्नीशियम का छोटा हो जाएगा।
इसी ट्रेंड से हम याद रख सकते हैं कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो अल्कली मेटल से स्मॉलर इन साइज होते हैं, राइट. Here it is written, the atomic radius and the ionic radius of the members of this family are smaller than corresponding metals of alkali metal. मतलब अगर लिथियम के साइज की बात करें तो लिथियम से बेरिलियम छोटे साइज का है, सोडियम से मैग्नीशियम छोटे साइज का है, कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं. नेक्स्ट इज आर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम्स. लाइक जो हमारे पास along a group, ionization enthalpy decreases or increases. I have already told you about this. The ionization enthalpies decreases along a period but increases along a group. So when we move along a period, when we moving along a group, the ionization enthalpies are continuously decreasing because of the large size of atoms. Like when we move along a period, here जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होता है. मतलब जो एटम्स हैं उनमें अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है, इसीलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाते हैं. और उन्हीं उसी लार्ज अट्रैक्शन के कारण जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए. सिमिलरली व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप, जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है आप कह सकते हैं, वो उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है. सो जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, इसलिए लिखा है लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पीज. हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो होती है इनकी लार्जर होती है अल्कली मेटल से. एज कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज हैं वो ज़्यादा होती है. हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर जितना स्मॉल साइज होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. इसी करके ये इसका रीज़न है. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमारे पास टेबल दिया गया है टू स्टडी द ट्रेंड्स एंड रिमेंबर इट केयरफुली. सो हमने पहले बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसे हम लाइक टेबल में उसके वो एक ट्रेंड नहीं होता है. एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस के बारे में हम देख रहे थे. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, जो अभी हमारे पास ये है ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. सो ग्रुप के अलॉन्ग हमने कहा था along a group एटॉमिक जो हमारा साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट. सो एटॉमिक रेडियस ये रहा हमारा. देखिए एटॉमिक रेडियस डाउनवर्ड जाते हैं हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है. 112, 160, 197, 215, 220 एंड इसका हमें पता नहीं है. सो द एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग इन दिस केस. Similarly is about the ionic radius, that is here 31, 72, 100, 118, 135 and 148. We have studied it. Next is ionization enthalpy. देखिए यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है. 899, 737, 590, 549, 503 and 509. यहाँ पे सबके डिक्रीमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज ये हम आगे पढ़ते हैं. फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये कम नेगेटिव होती जा रही है, यहाँ पे मतलब इंक्रीज हो जा रही है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. हियर इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अपीयरेंस. दे आर सिल्वरी वाइट, लस्टर्स मतलब उन्हें चमक होती है, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. ये अल्कली मेटल से हार्डर होते हैं. जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कुछ ग्रेइश से होते हैं. उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की है, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है. बट अल्कली मेटल्स इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है. डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है अल्कली मेटल से, बट यूं तो लो ही होता है. वो उसका कारण क्या है कि हाई क्यों होता है अल्कली मेटल से, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है. लेटेस्ट में अब वो क्लोजली पैक्ड होंगे बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज, तो इसीलिए उनके जो बॉन्ड्स को तोड़ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए अल्कली मेटल से इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. लाइक हेयर इज द मेल्टिंग पॉइंट 1560 डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. देयर इज नो नॉर्मल ट्रेंड्स इन इट.
Similarly, the boiling point, first is this, then it decreases, 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 increases and decreases. There is no regular trends in it, right? Let's move on to the property of the third, that is physical properties, electropositive and metallic character. They are strongly electropositive but lesser than alkali metals. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बट एल्कली मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं. इसका रीज़न क्या है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पीज कम मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली लूज कर देते हैं, बट जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं इनकी वो अल्कली मेटल से कम होती हैं. Next is characteristic flame coloration. Except Be and beryllium and magnesium, alkaline earth metal salts impart characteristics colors to the flame. बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर सभी अल्कलीन अर्थ मेटल के सॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम हमें देते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते हैं कलर. पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका कारण बताया था कि हमें फ्लेम कलर्ड क्यों दिखती है. सो व्हेन वी आर हीटिंग the metal salts in a Bunsen burner, like here are the metal salts, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है. ठीक है, एक्साइट हो गया. क्योंकि एक्साइट हो गया तो पहले वो ग्राउंड स्टेट में था तो वो स्टेबल था. व्हेन इट गेट्स एक्साइटेड it is reaches into a high energy level which becomes unstable. Now the electron is in high energy level so it becomes unstable. ठीक है, ground state में it is stable here but at the excited state it is not stable. Here is it is unstable. Unstable होने के कारण हर कोई now we have the studied octet rule to make every like हम stable होना चाहते हैं, इसीलिए वो octet मतलब octet पूरा करता है अपना. सो यहाँ पे ये अनस्टेबल हो रहा है, इसे पता चल रहा है, तो इसने क्या किया, इसने फिर ग्राउंड स्टेट में आने के बारे में सोचा. बट अब इसकी एनर्जी हाई हो चुकी है. जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है तो उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला जाए. तो वो एनर्जी रिलीज करता है. वो एनर्जी हमें विजिबल होती है एज कलर्स. That is it. That is just like a reason why we have colored flames about these metals. अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम हमें कलर्ड फ्लेम क्यों नहीं देते. जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो बाकी एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर इन साइज है. उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो हाई है और उनकी जो एनर्जी है फ्लेम की, बंसन बर्नर की जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती है कि उनका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाए. राइट, उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाए, इतनी वो एनर्जी दे नहीं पाता. इसीलिए जो वो हमें कैरेक्टरिस्टिक जो हमें वो कलर इम्पार्ट नहीं करते हमारी फ्लेम को. दैट इज़ द क्वेश्चन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, often asked in the question papers. Next is electrical and thermal conductivities. Obviously, being these are metals, they are always good conductors. High electrical and thermal conductivities they have. Next is tendency to form bivalent ions. मतलब अभी ये bivalent ions form करते हैं, monovalent नहीं form करते हैं. They exhibit a valency of plus positive 2 as they can lose 2 electrons to form bivalent compounds. अभी इनकी जो वैलेंसी है वो हमारी +2 होती है, इसलिए bivalent compounds form करते हैं. मोनोवैलेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं करते ये भी देखते हैं. क्योंकि जब इनकी जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो तो लो होती है, बट जो इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है अगर यही एक फैक्टर होता बाइवेलेंट आयंस की फॉर्मेशन के लिए, पर जो अल्कलीन मेटल्स थे तो वो +1 आयंस को फॉर्म करते रेदर देन +2. ठीक है, बट दे प्रीडोमिनेटली शो +2 वैलेंसी लाइक Mg2, C2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, वो ऐसे करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट और मोनोवेलेंट कंपाउंड्स. उसके बाद वो डाइवेलेंट कंपाउंड से बाइवेलेंट इसीलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि जो बाइवेलेंट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं वो एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं क्योंकि स्मॉलर साइज होगा कैटायन का, तो साइज स्मॉल है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली लार्ज होगी, एज मैंने आपको पहले बताया. सॉलिड स्टेट में जो डाइवेलेंट कैटायन है वो एक स्ट्रॉन्ग लेटिस फॉर्म करते हैं, तो जो लेटिस एनर्जी रिलीज होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी. दैट इज़ वाई.
सो इसके मोनोवेलेंट से ज़्यादा जो डाइवेलेंट के फ़ायदे हमें ज़्यादा हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम जो है डाइवेलेंट कंपाउंड्स जो अल्कलाइन मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं। Next are some of the chemical properties. These are very important. You must understand them. So let's move on to the first chemical property, that is reactivity towards air or oxygen. So oxygen और air के towards एक ऐसी दिखाते हैं reactivity. They react slowly to form oxides. Oxide form करते हैं जब ये react करते हैं, but बहुत slowly react करते हैं. Beryllium and magnesium are kinetically inert towards oxygen because of formation of a film of oxide on the surface. वो काइनेटिकली इनर्ट होते हैं, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए वो उनकी हाई होती है, इसीलिए उनके जो सरफेस पे ऑक्साइड्स की फिल्म बन जाती है और इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ रेडिली टू रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. Like we have burned the magnesium ribbon, we have to first rub it with the sandpaper to remove the layer of oxides so that we may burn it in the presence of oxygen. We have done this experiment in the 10th class. So जो powdered beryllium होता है वो brilliantly ignition होता है to form BeO and Be3N2. Like beryllium को जब हम ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वो बेरिलियम ऑक्साइड देता है हमें, और व्हेन हम नाइट्रोजन के साथ उसे हीट करते हैं विच इज प्रेजेंट इन द एयर ओनली, तो हमें बेरिलियम नाइट्राइड मिलता है. मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए वो डैजलिंग ब्रिलियंस के साथ बर्न करता है और MgO एंड Mg3NO2 देता है हमें. व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड N2 हीटेड, MgO और हमें Mg3N2 मिलता है. कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम आर रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स. जो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम है उन्हें ज़्यादा मतलब उन्हें रेडिली अटैक कर दिया जाता है एयर के द्वारा और वो ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स फॉर्म कर देते हैं. Thus, the reactivity with O2 increases as we move down the group due to increasing electropositive character. मतलब जितना electropositive character ज़्यादा होगा उतना ही जो हमारा रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो ज़्यादा होगी. डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, दैट इज वाई द रिएक्टिविटी ऑक्सीजन ऑल्सो इज इंक्रीजिंग. Calcium and barium and strontium are stored in paraffix to form protective layer on the surface. क्योंकि जो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम है वो रेडिली अटैक हो जाते हैं एयर के द्वारा और ऑक्साइड एंड नाइट्राइड फॉर्म कर देते हैं. अगर हमें प्योर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम चाहिए, इसीलिए हम उन्हें पैराफिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए और ऑक्साइड एंड नाइट्राइड कंटिन्यूसली फॉर्म ना होते रहें. Next is the reactivity towards hydrogen. All elements except beryllium combine with hydrogen upon heating to form ionic hydrides. अभी हाइड्रोजन के साथ सभी कंबाइन हो जाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम. वो कंबाइन तब होते हैं जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और आयनिक हाइड्राइड्स आर बीइंग फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज द रिएक्शन. द कैल्शियम है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उन्हें हीट कर रहे हैं और CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड इज बीइंग फॉर्म्ड. इसे हम कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं. बेरिलियम कैन बी मतलब जो बेरिलियम का हाइड्राइड उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन, मतलब लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है, नेचुरली ये नहीं होता है. जो MgH2 है वो ही सिर्फ कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म करता है, बाकी ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स. नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. So here is lesser tendency than the alkaline metals to react with water. जो alkaline earth metals हैं वो water के साथ कम react करते हैं as compared to the alkali metals. They combine with the water slowly to form hydroxides. मतलब जैसे air और oxygen के साथ वो slowly combine करते हैं वैसे hydrogen के साथ भी वो बहुत slowly combine करते हैं. जो beryllium है वो water या steam के साथ react करता ही नहीं है. Beryllium and magnesium are kinetically inert, as I've already told you. The meaning of kinetically inert means activation energy for the product formation is very high. So कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम है जो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं विद लेस डिफिकल्टी. सो Ca plus H2O gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज बीइंग इवॉल्व्ड हियर. जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, राइट. नेक्स्ट इज द लैटिस एंथैल्पी वर्सेस हाइड्रेशन एंथैल्पी.
मतलब लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमें किसी सॉल्ट को सॉल्युबिलिटी देखनी है कि वो कब सॉल्युबल होगा, तो हम दो चीज़ों से देख सकते हैं, लैटिस एंथैल्पी से और हाइड्रेशन एंथैल्पी से। सो जो नेट एंथैल्पी है वो होगी लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर सॉल्ट को हम सॉल्युबल करना चाहते हैं तो नेट एनर्जी जो होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। नेगेटिव साइन शो दैट एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। अगर हाइड्रोजन एंथैल्पी है जो वो लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, तो जो नेट एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। और अगर लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी तो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, बिकॉज हमारी नेट एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, मतलब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। So down the group, the lattice enthalpy decreases, solubility increases. When we move down the group, lattice enthalpy is being decreasing and the solubility is increasing. Solubility increases. Right? Then is the action with water. The fourth property, react with acids and liberate hydrogen. सो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो एसिड्स का साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन उसमें इवॉल्व होती है। M प्लस HCl है, HCl इज एनी एसिड, M इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, MCl2 प्लस H2 इज फॉर्म्ड। सो जो बेरिलियम है वो एक एम्फोटेरिक है बिकॉज इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद द बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव H2 एंड सोडियम बेरिलिएट। सो यहाँ पे बेरिलियम जो है NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसमें H2 की प्रेजेंस में Na2BeOH4 प्लस H2 यहाँ पे भी इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे बन रहा है NaBe2 विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं सोडियम बेरिलिएट। Mg, calcium, magnesium, strontium and barium do not react with sodium hydroxide and are purely basic। मतलब बेसिक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इनको रिएक्ट करवा के देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये प्योरली बेसिक है। बट जो बेरिलियम है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी। सो हम इसे कह सकते हैं एम्फोटेरिक है। इट एक्ट्स एज एन बेस ऑल्सो, इट एज एन एसिड ऑल्सो। So the basic properties increases on descending the group. When we move down the group, the basic properties do increase. Next is our reactivity towards halogen combined with halogens at higher temperatures forming halides. जब जो alkaline earth metals हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं to form halides, but only at higher temperatures. This condition need to be remembered. Then M is any alkaline earth metal, X2 is halogen and form is MX2. Next is ये इतना ही है सिर्फ reactivity towards halogen। यहाँ पे सिर्फ एक याद रखने की बात है, at higher temperatures. Next is tendency to form complexes, मतलब complex compounds form करने की tendency। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत स्टेबल कम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम इनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये कम्प्लेक्सेस फॉर्म करें। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। उनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनका जो साइज है वो स्मॉल होता है इसी के कारण। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल, BeF2 प्लस 2F नेगेटिव हमें फॉर्म करेगा BeF4, ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। क्लोरोफिल है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग पावर। दिस इज आई थिंक द लास्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। They are strong reducing agents, as we have already discussed in the general characteristics of the S block elements. Both the group elements are strong reducing agents because they are small in size. उनकी hydration enthalpy ज़्यादा है और उनकी reducing power भी ज़्यादा है। Next is beryllium and magnesium has very large reducing power. सबसे ज़्यादा ग्रुप में इनकी सबसे ज़्यादा reducing power होती है। Next are some of the differences between beryllium and magnesium. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी जो बिहेवियर है उसका बाकी सभी एलिमेंट से कुछ डिफरेंट होता है। दैट आर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हियर इज रिटन एनॉमलस बिहेवियर एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। स्मॉल साइज होता है, एक तो बहुत स्मॉल साइज होता है उनका बिकॉज अलॉन्ग अ ग्रुप जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा होता है। उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी हाई होती हैं और उनके पास जो d ऑर्बिटल है वो नहीं होता। नेक्स्ट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये इसी टॉपिक के अंदर आता था एनॉमलस बिहेवियर भी, सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
Beryllium is harder than magnesium. It possesses high melting point and boiling point. It doesn't react with water even at high temperatures. Magnesium reacts with boiling water. Doesn't combine with hydrogen directly. Like BeH2 can't be formed. It is formed by reactions in laboratories. ये जो बेरिलियम है वो कोवालेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है. नेक्स्ट इज डायगोनल सिमिलैरिटीज ऑफ बेरिलियम एंड aluminium. Next, here is the diagonal similarities of beryllium and aluminium. As we have discussed earlier, the causes of diagonal relationship in the previous video. Here are some of in the previous video I have given the example of beryllium and aluminium's diagonal relationship. So here is it. They have almost the same electronegativities, that is 1.5 and 1.5. They both form covalent compounds. Both are resistant to the action of acids due to the formation of protective film on the oxidant surface. बोथ जो हैं उनके दोनों के सरफेसेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिसके जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करने में रेजिस्ट करती है. बोथ जो हैं वो सॉल्युबल कम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. BeO एंड Al2O3 मतलब दोनों के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. दोनों के हैलाइड सिमिलर सॉल्युबिलिटीज के होते हैं. Next are some of the uses of alkaline earth metals. First are the beryllium's uses. Beryllium is used for the manufacture of many alloys. बहुत सारे alloys की manufacturing में use होता है. Copper beryllium alloy are used in the preparation of high strength springs. Next is metallic beryllium is used for making windows of X-ray tubes. नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम. ये लाइटेस्ट कंस्ट्रक्शनल मेटल है इंडस्ट्री में. ये एक इम्पॉर्टेंट अलॉइंग मेटल भी है. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एज एन एंट एसिड भी यूज़ किया जाता है. इसके जो कंपाउंड्स हैं वो टूथपेस्ट बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और इसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स इन मेटलर्जी. इसके बाद एयर के जो ट्रेसेस रह जाते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. लास्ट ट्रेस ऑफ मॉइस्चर अगर अल्कोहल में रह जाएं तो उसे निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. कंपाउंड्स कैल्शियम सच एज लाइमस्टोन एंड जो कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं लाइमस्टोन एंड जिप्सम उन्हें यूज़ किया जाता है इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. जो रेडियम सॉल्ट्स हैं आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी में रेडियम को यूज़ किया जाता है. इसके जो सॉल्ट्स हैं इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. So this was all about this chapter. Thank you so much for watching my video and please like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any queries and doubts, please do ask in the comment section below. And thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel and please support me guys. Thank you.